वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस को। और अगर अभी तक आपको अपनी लाइफ में सिंथेसिस समझ में नहीं आया है तो आज आ जाएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सिंथेसिस होता क्या है उसको जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, पहले इसको देखेंगे फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। टू फॉर्म अ न्यू सेंटेंस बाई एडिंग टू और मोर देन टू सेंटेंसेस इज कॉल्ड सिंथेसिस। क्या होता है, एक नए सेंटेंस को बनाना कैसे, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को ऐड करके, तो उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं। तो सिंथेसिस कुछ नहीं होता है, जनरली क्या होता है, जब हम दो सेंटेंस या दो से ज़्यादा सेंटेंस को आपस में जोड़कर एक नया सेंटेंस बना देते हैं तो उसी को हम सिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से जब हम जोड़कर सेंटेंसेस को बनाते हैं तो कितने सेंटेंस बन सकते हैं। जनरली तीन फॉर्म होती हैं जो हम पढ़ते हैं। पहली है सिंपल सेंटेंस, दूसरी है कॉम्प्लेक्स और तीसरी है कंपाउंड। वन बाय वन हम इनको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो जनरली एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है, आपको सिर्फ मर्ज करने को ही नहीं देगा। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको दो सेंटेंस दिए होंगे और आपसे कहा जाएगा कि इसका सिंपल बनाओ, कॉम्प्लेक्स बनाओ या कंपाउंड बनाओ। लेकिन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है और आपसे पूछ लिया जाएगा कि वो सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। तो दोनों तरीके से अगर आपको बना हुआ है तो आपको पहचानना आना चाहिए कि ये सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। और अगर नहीं बना है तो आपको बनाना भी आना चाहिए, तीनों तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें पता होगा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है तो हम पहचान पाएंगे कि ये सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होती है और केवल एक ही सब्जेक्ट या प्रेडिकेट होता है। तो ज़्यादातर लोग सोचते होंगे कि एक सेंटेंस में एक ही तो सब्जेक्ट हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं, राइट। जो क्लॉज होता है, जो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, एक क्लॉज में सिर्फ एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। देखो, एक जो क्लॉज होता है वो एक कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है, लेकिन एक सेंटेंस, एक कंप्लीट सेंटेंस में ऐसा नहीं हो सकता है कि वो एक क्लॉज हो, उसमें एक से ज़्यादा क्लॉज भी हो सकते हैं। बात समझ में आई आपको। मतलब एक क्लॉज अगर लिखा है तो वो एक सेंटेंस भी पूरा हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर एक सेंटेंस लिखा है तो उसमें एक ही क्लॉज हो, उसमें एक से ज़्यादा क्लॉज भी हो सकते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ी सी सिचुएशन और एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम सिंपल सेंटेंस को पढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस में बस एक ही फाइनाइट वर्ब होगी और एक ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। अब ये फाइनाइट वर्ब क्या भला होती है, देखो दो तरह की वर्ब होती है, एक होती है फाइनाइट और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सीधा सीधा जिसका रिलेशन सब्जेक्ट के साथ होता है या जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करती है। और नॉन फाइनाइट वर्ब जो है उसका सब्जेक्ट से लेना देना नहीं होता है। जैसे मैं एक आपको उदाहरण के लिए एक सेंटेंस बोलता हूँ, सी वेंट टू अमेरिका टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है। तो गई, कौन गई, सी बह गई, अमेरिका गई डॉक्टर बनने गई, ठीक है। तो इसमें फाइनाइट वर्ब कौन सी है, वेंट। ये सीधा सीधा सब्जेक्ट से जुड़ी है, उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है। गई कौन गई, सी वेंट, ओके। तो वेंट जो है यहाँ पे कैसी है, फाइनाइट वर्ब है। अब दूसरी जो वर्ब है, अब क्या बनने गई, डॉक्टर बनने गई। इसका सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है, ये डॉक्टर को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है। तो ये जो बिकम है, दूसरी जो वर्ब आई है सेंटेंस में, वो नॉन फाइनाइट है, जिसका सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है। बात समझ में आ गई। तो जो वर्ब सीधा सीधा सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करती है, सब्जेक्ट के साथ जुड़ी होती है, वो फाइनाइट वर्ब होती है। तो सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब होगी। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होगी जो सब्जेक्ट के साथ जुड़ी होगी। अगर एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब आ रही हैं तो आप समझ लेना वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस नहीं है। और इसमें बस एक ही सब्जेक्ट होगा, एक ही प्रेडिकेट होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट आ रहे हैं, अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कहाँ आते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। अभी आप डेफिनेशन क्लियर कर लो। अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट आ रहे हैं तो वहाँ पे भी वो सिंपल सेंटेंस नहीं है। सिंपल सेंटेंस में बस एक ही सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, अभी हम इन सबके एग्जाम्पल भी देखेंगे, पहले डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक से ज़्यादा, हमेशा ऐसा नहीं, एक से ज़्यादा ही होगी हमेशा, ठीक है। एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब होगी, फाइनाइट वर्ब मैंने आपको बता दिया। और दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेज होंगे। क्लॉजेज मैंने आपको बताया क्या होता है, एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। तो अगर दो क्लॉज तो मिनिमम होने ही होने, मतलब एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो सब्जेक्ट और दो प्रेडिकेट तो होने ही होने हैं, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर दो से कम सब्जेक्ट हैं तो वो कॉम्प्लेक्स
नहीं होगा। तो मतलब एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब होगी और दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेज होंगे, ठीक है। और उसमें से एक क्लॉज जो है वो कैसा होगा, प्रिंसिपल होगा और दूसरा सबऑर्डिनेट होगा, जो कि ऐड किया जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज को किसके द्वारा, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा। पूरा मतलब बताता हूँ, दो वाक्य होंगे, इस हिंदी में समझो, ठीक है। दो वाक्य होंगे, पहला वाक्य जो है वो मुख्य वाक्य होगा, दूसरा आश्रित होगा जो दूसरे पहले वाक्य पे निर्भर करेगा। तो जो पहला जो मुख्य वाक्य है उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज और जो दूसरा होगा उसको बोलेंगे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड कर रहा होगा और वो उससे अटैच होगा एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा। इतनी बात समझ में आ गई। इसका भी एग्जांपल आगे देखेंगे। दो वाक्य होंगे, पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर कर रहा होगा और वो एक कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होगा, बस इतना ध्यान रखना। आगे देखते हैं। तीसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लगभग एक जैसे होते हैं, लोग इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। मैं आपको बताता हूँ क्या डिफरेंस होता है। पहली कंडीशन तो सेम है, एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब होगी। दूसरी कंडीशन भी सेम है, दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेज होंगे। लेकिन जो तीसरी कंडीशन है इसमें दोनों ही क्लॉज प्रिंसिपल होंगे, कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होगा, दोनों ही मुख्य वाक्य होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, स्वतंत्र होंगे, कोई भी किसी पे निर्भर नहीं कर रहा होगा और ये सबऑर्डिनेटिंग नहीं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़े हुए होंगे। दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे। चलिए पहला एग्जाम्पल है, उससे क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। अब आपके पास दो सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है। इन दो सेंटेंस से हम सिंपल भी बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स भी बनाएंगे और कंपाउंड भी बनाएंगे, ठीक है। पहला सेंटेंस है ही वर्कड हार्ड और दूसरा है ही फेल्ट टायर्ड। तो दो सेंटेंस हैं, इनको हमें मर्ज करके बनाना है सिंपल। देखो अभी मैं आपको बनाना नहीं सिखा रहा हूँ कैसे बनेगा, अभी मैं सीधे सीधे बना दूंगा। रूल्स जो हैं वो अभी नीचे देखेंगे, ठीक है। तो इससे जब हमने सिंपल सेंटेंस बनाया है तो कुछ इस तरह से बनाए, आफ्टर वर्किंग हार्ड ही फेल्ट टायर्ड। अब देखो क्या ये सिंपल सेंटेंस है हमारी डेफिनेशन के हिसाब से। कठिन परिश्रम करने के बाद उसे थकान महसूस हुई, इस सेंटेंस का मतलब ये निकल के आ रहा है। क्या ये सिंपल सेंटेंस है, ये देखते हैं। देखो इसमें सब्जेक्ट कितना है, सिर्फ एक सब्जेक्ट है, वो है ही। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। एक ही फाइनाइट वर्ब है फेल्ट, ठीक है। इसके अलावा दूसरी कोई फाइनाइट वर्ब दिख रही है, नहीं दिख रही है। नॉन फाइनाइट दिख रही है, वर्किंग जो है वो नॉन फाइनाइट है, लेकिन इसका सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है। सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब जुड़ी हुई है वो कौन सी है, फेल्ट। उसे महसूस हुई, किसको, उसे, ही को, ठीक है। तो ये जो है सीधा सीधा ही को कॉम्प्लीमेंट कर रही। तो एक ही फाइनाइट वर्ब है जो सब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई है। तो एक सब्जेक्ट है और एक ही फाइनाइट वर्ब है, तो ये कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। जो अबव सेंटेंस है वो कैसा है, सिंपल है। एज ओनली वन फाइनाइट वर्ब फेल्ट इज यूज्ड और वर्किंग इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये सेंटेंस सिंपल है। अब देखो इन्हीं दो सेंटेंस का यूज करके कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे, इन दो सेंटेंस का यूज करके। देखो पहला हमने ऐसे लिख दिया, ही फेल्ट टायर्ड बिकॉज ही वर्कड हार्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो क्लॉज है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें देखो दो वर्ब है। पहली वर्ब क्या है, पहले तो दो सब्जेक्ट भी हैं, ही ये पहला सब्जेक्ट रहा और ये दूसरा सब्जेक्ट रहा, ठीक है। दो क्लॉज हैं, ही फेल्ट टायर्ड और दूसरा कौन सा है, बिकॉज ही वर्कड हार्ड, दो हैं। अब क्या एक क्लॉज इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल है और दूसरा सबऑर्डिनेट है, तो देखते हैं। पहला क्लॉज ही फेल्ट टायर्ड, उसे थकान महसूस हुई, ठीक है। तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इसको किसी की जरूरत है, अपने आप में मीनिंगफुल है, कंप्लीट है, ही फेल्ट टायर्ड। दूसरा जो क्लॉज है, बिकॉज ही वर्कड हार्ड, क्योंकि वह कठिन परिश्रम करता था, क्योंकि वह कठिन परिश्रम करता था, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वह कठिन परिश्रम करता था, कोई सेंस अपने आप में मतलब पूरा नहीं हो रहा है। तो इसको जरूरत है इस सेंटेंस की, उसे थकान महसूस हुई क्योंकि वह कठिन परिश्रम करता था, राइट। तो ये जो है अब ये कंप्लीट हुआ जाके, मतलब ये जो दूसरा क्लॉज है वो कैसा है, सबऑर्डिनेट है और ये वाला कैसा है, प्रिंसिपल है। तो दो क्लॉज हैं, दो सब्जेक्ट हैं, दो फाइनाइट वर्ब हैं। फेल्ट ये इस वाले ही के साथ अटैच है और वर्कड ये इस वाले ही के साथ अटैच है। मतलब सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं और ये कैसा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है, राइट। अब देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि वह हमेशा एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। कंजंक्शन वाली क्लास जिसने भी ली होगी उसे पता होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस किसे कहते हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस किसे कहते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग में डिफरेंस होता है। आप ये मैं एक चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, इसको देखो, ठीक है। इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा ये जितने भी कंजंक्शन है ये सबऑर्डिनेटिंग है। अगर किसी सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज हो रहा है तो आप तो सीधा सीधा कंजंक्शन से ही पहचान सकते हो कि ये कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। इन सारे जो कंजंक्शन जितने भी दिए गए इनको एक बार ध्यान से देखो, ये कैसे सबऑर्डिनेटिंग है,
ठीक है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो क्लॉज के साथ इंक्लूड करके पढ़ा जाता है। बिकॉज ही वर्कड हार्ड, क्योंकि वह कठिन परिश्रम करता था। जबकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, उसे क्लॉज से अलग रखा जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं सी। अब देखो वो ही दो सेंटेंस थे, उनसे कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया। ही वर्कड हार्ड, ठीक है, वह कठिन परिश्रम करता था। सो ही फेल्ट टायर्ड, इसीलिए उसे थकान महसूस हुई। तो इसमें जो सो है वो कैसा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दो क्लॉज को जोड़ रहा है। ही फेल्ट टायर्ड और ही वर्कड हार्ड, ये दो सेंटेंस हैं। ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ट टायर्ड, दोनों ही इंडिपेंडेंट है। वह कठिन परिश्रम करता था, उसे थकान महसूस हुई। दोनों अपने आप में कंप्लीट है, मीनिंगफुल है, किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हमने इन्हें सो से जोड़ दिया तब भी ये अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंटेंस बढ़ गया। अब देखो ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इसका भी मैंने आपको चार्ट दिया है। तो ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, इसे क्लॉज से अलग लिखते हैं। अभी हमने देखा था सबऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन था उसे हमने क्लॉज के साथ में जोड़ के लिख दिया था, ठीक है। अब देखो जहां पे भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज हो रहा है वहां पे सेंटेंस कैसा है, कंपाउंड है। अब देखो इसमें भी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। दो क्लॉज है, ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट है, दो सब्जेक्ट हैं, ही है, दूसरा भी ही है, दो फाइनाइट वर्ब है, एक वर्क है और फेल्ट है, ठीक है। तो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही, ये है कंपाउंड, ठीक है। अब इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब ये तो आपने पहचानना सीखा कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है। अब बनाओगे कैसे, पहचानना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन बनाना बहुत आसान टास्क है। दो सेंटेंस दिए हैं, उनको कैसे मर्ज करके आप सिंपल बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, चुटकियों का खेल है, सीख जाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस दिए गए हों और उनको मर्ज करके आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे। सबसे पहले देखेंगे बाई यूजिंग द प्रेजेंट पार्टिसिपल। रूल नंबर 1 है जिसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। अब देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या भला होती है, कुछ नहीं होती, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, ठीक है। इसको देखेंगे व्हेन द, अब देखो ये कंडीशन बहुत ध्यान से समझना, जब सब्जेक्ट हैं दोनों सेंटेंस के सेम, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ बोथ सेंटेंसेस आर सेम एंड वन इवेंट इज अकरिंग जस्ट आफ्टर अनदर। एक घटना जो है वो दूसरी घटना के तुरंत बाद हो रही है। सब्जेक्ट दो सेंटेंस के सेम है और एक घटना दूसरी घटना के तुरंत बाद हो रही है, तो हम क्या करते हैं, पहले सेंटेंस की वर्ब को चेंज कर देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आपके पास दो सेंटेंस दिए हुए हैं, द गर्ल हर्ड द नॉइज सी वोक अप, ठीक है, लड़की ने आवाज सुनी या शोर सुना, वह जाग गई। अब दोनों केस में यहाँ पे दिखने में अलग लग रहा होगा सब्जेक्ट, लेकिन वैसे तो सेम है, एक ही पर्सन की तो बात हो रही है। ये जो गर्ल, जो लड़की है जिसने आवाज सुनी वही तो जागी। तो मतलब कहने का मतलब है सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट जो है वो सेम है। अब दोनों ही केस में क्या हो रहा है, इसमें इस घटना के तुरंत बाद ये घटना हो रही है ना, इसने शोर सुना और तुरंत ही ये जाग गई, शोर सुन के ये जाग गई, कहने का मतलब यही है ना। अब इनको कैसे मर्ज करेंगे, मैंने क्या बताया था, पहले जो सेंटेंस की वर्ब है उसको बस क्या करेंगे, हम आईएनजी फॉर्म में चेंज करेंगे और ये वाला सब्जेक्ट रिमूव कर देंगे। क्या हो जाएगा, हर्ड का क्या हो जाएगा, हियरिंग, हियरिंग द नॉइज। सी को ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे रख देंगे द गर्ल, सी तो प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है ना, तो जो सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट उसको हम रख देंगे। हियरिंग द नॉइज द गर्ल वोक अप, क्या हो गया, शोर सुनकर लड़की उठ गई। बात समझ में आई। अभी हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। देखो एक बार फिर से समझ लो, ये जो पहला सेंटेंस है इसके तुरंत बाद ये दूसरा हो रहा है, शोर सुना और लड़की उठ गई, ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट जो है सेम है। तो हमने अभी पढ़ा था पहले सब्जेक्ट को एलिमिनेट कर देंगे और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको आईएनजी फॉर्म में चेंज कर देंगे। हियरिंग द नॉइज द गर्ल वोक अप, इतना सिंपल सा रूल था। बात समझ में आई। अब देखो रूल 2 क्या कहता है, जब दो इवेंट एक साथ हो रहे हैं, ठीक है, और दूसरे सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग किया गया है जो कि पहले से ही पार्टिसिपल फॉर्म में है, उसको हम सीधा सीधा पहले सेंटेंस के आखिर में प्लेस कर देते हैं। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। देखो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और इंट्रांजिटिव जनरली पार्टिसिपल फॉर्म में ही होती है। तो आगे देखते हैं एग्जाम्पल जो है, दो सेंटेंसेस, सी वेंट आउट सी वॉज क्राइंग, वह रो रही थी, वह चली गई, वह रो रही थी, मतलब वह रोते हुए बाहर चली गई। दोनों चीज़ें एक साथ हो रही, रोते रोते बाहर चली गई, ठीक है, दोनों इवेंट जो है वो एक साथ हो रहे हैं। तो इसमें देखो जो दूसरी वर्ब है ये कैसी इंट्रांजिटिव है, क्राइंग, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा हटा के पहले सेंटेंस के आखिर में रख देंगे, सी वेंट आउट क्राइंग, ठीक है, वह बाहर चली गई रोते रोते या वह रोते हुए बाहर चली गई, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस में हम ऐसा करेंगे, तो इस तरह से हम मर्ज करेंगे, ये क्या बन गया आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। आगे देखो, देखो इसमें अब देखो ये जो सेंटेंस बना है इसमें आप मुझे पहचान के बताओ कौन सी वर्ब फाइनाइट है और कौन सी नॉन फाइनाइट है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बता दो। आगे रूल नंबर 3,
व्हेन वन इवेंट हैज अकर्ड एज रिजल्ट ऑफ अनदर इवेंट, और जो वी वर्ब है उसका यूज किया गया है। वी वर्ब्स कौन सी होती हैं? इज, आर, एम एंड वॉज वर्ब, इनका प्रयोग किया गया है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेंटेंस जो है, फर्स्ट सेंटेंस में जो वर्ब है इज, आर, एम, वॉज वर्ब, इसको हम बीइंग में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा, देख लो। दो सेंटेंस है, जैसा पहला रूल देखा उसी की तरह है। द बॉय वॉज हंग्री, लड़का जो था वो क्या था? भूखा था, और भूख लगने के कारण उसने क्या खा लिए? बिस्किट खा लिए। ठीक है, जब दूसरा इवेंट जो है वो पहले इवेंट के परिणाम स्वरूप हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा? जो इजारे में या वॉज वर्ब है उसको हम सिंपली किस में चेंज कर देंगे? ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। वॉज को किस में चेंज कर देंगे? बीइंग में। ठीक है, बीइंग हंग्री, और ये ही जो प्रोनाउन है यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा द बॉय। बीइंग हंग्री द बॉय एट बिस्किट्स, जैसा पहला रूल था बिल्कुल वैसा ही है, बस इसमें जो इजारे में वॉज वर्ब लगा है उसमें हम आईएनजी लगाते हैं, बी का बीइंग कर देते हैं। ठीक है, वर्ब में आईएनजी नहीं लगा रहे हैं। बीइंग हंग्री द बॉय एट बिस्किट्स, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या है? अगर पहला सेंटेंस जो है, पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसका दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ कोई लेना देना है, तो हम क्या करेंगे? तो इस केस में क्या करेंगे? जैसे दो सेंटेंस है, आई सॉ सूरज ही वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट। अब देखो सूरज जो है पहले सेंटेंस का क्या है? ऑब्जेक्ट है, और दूसरे सेंटेंस का ये सब्जेक्ट बन गया ही यहाँ किसको रेफर कर रहा है? सूरज को ही तो कर रहा है। आई सॉ सूरज, मैंने सूरज को देखा और वह सिगरेट पी रहा था, तो यहाँ पे ही कौन है? सूरज है। सिगरेट कौन पी रहा था? सूरज। तो हम क्या करेंगे? सिंपली आई सॉ सूरज, ये एलिमिनेट कर देंगे, सीधा सीधा इसे वर्ब से जोड़ देंगे। ठीक है, आई सॉ सूरज स्मोकिंग अ सिगरेट, ये जो है इसको एलिमिनेट करके सीधा सीधा जो वर्ब आ रही है उससे इस सेंटेंस को जोड़ देंगे। आई सॉ सूरज स्मोकिंग अ सिगरेट। बात समझ में आ गई? एक एग्जांपल और है, उसको भी देख लेते हैं। न्यूटन सॉ सम एप्पल्स दे वर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। न्यूटन ने कुछ एप्पल देखे और वो पेड़ से गिर रहे थे। तो पेड़ से क्या गिर रहे थे? ये एप्पल गिर रहे थे। ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम सीधे देव और एलिमिनेट करके यहाँ से जोड़ देंगे। न्यूटन सॉ सम एप्पल्स फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। न्यूटन सॉ सम एप्पल्स फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। अब हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल अभी तक देखे, अब हम देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल कुछ नहीं होता, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इसका हम यूज कैसे करते हैं इसको हम देखते हैं। देखो होता क्या है, पास्ट पार्टिसिपल जो जनरली होता क्या है, वो सेकंड सेंटेंस में दिया होता है और इसको हम पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करते हैं। अभी समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, आई सॉ अ सोल्जर ही वॉज वुंडेड। तो वुंडेड कौन था? ये सोल्जर था ना। सोल्जर मतलब इसकी विशेषता क्या है कि ये घायल था। तो बात समझ में आ गई। तो हम ये जो बॉन्डेड है, ठीक है, ये क्या है? बॉन्डेड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये आपको पैसिव वॉइस में दिख रहा होगा ना, ही वॉज बॉन्डेड। वॉज के साथ तो आईएनजी प्रयोग करते हैं, अगर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में। इतना तो क्लियर हो रहा होगा ना। तो ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म में ये क्या है? ये पास्ट पार्टिसिपल है। अब अभी अभी हमने रूल देखा, इसको हम जो ऑब्जेक्ट है उसके एडजेक्टिव के रूप में यूज कर देंगे। कैसे करेंगे? आई सॉ अ वुंडेड सोल्जर, मैंने एक घायल सिपाही को देखा। ये दो सेंटेंस लिखे थे, आई सॉ अ सोल्जर, मैंने एक सिपाही को देखा, ही वॉज वुंडेड, वह घायल था। ठीक है, तो सीधे ऐसे लिख देंगे ना, मैंने एक घायल सिपाही को देखा। तो ये जो वुंडेड है, ये जो पास्ट पार्टिसिपल है, ये इसके एडजेक्टिव के रूप में यूज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आई सॉ अ वुंडेड सोल्जर। तो आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे सर इसके लिए रूल्स पढ़ने की क्या ज़रूरत है? ये तो ऐसे ही हम सिंपली मतलब अपनी समझ से बना सकते हैं। तो अभी आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं ना एक्सरसाइज में, और या फिर एग्जाम में कोई क्वेश्चन टकरा जाता है आपसे, तो मुश्किल हो जाता है बनाना। इसलिए एक बार अगर रूल से गो थ्रू हो जाओगे ना, तो बहुत आसानी से आप वहाँ पे एग्जाम में सेंटेंस को कर लोगे। तो रूल्स जो हैं वो पता होने चाहिए, याद नहीं करने हैं। 2-3 बार पढ़ोगे अपने आप ही दिमाग में घुस जाएंगे, क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ ही नहीं है। आगे देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, वही होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। देखो हमने प्रेजेंट देखा, उसमें क्या था? वर्ब की आईएनजी फॉर्म थी। ठीक है, पास्ट में क्या था? वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, और इसमें क्या है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया गया। अब देखो इसमें भी वही रूल है, सेम रूल है। इसमें क्या होता है? जब सेकंड इवेंट है, ये इवेंट लिख गया है, इवेंट है, जब सेकंड इवेंट जो है वो अकर हो रहा है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट इवेंट, और वहाँ पे थोड़ा सा टाइम गैप है दोनों इवेंट्स के बीच में। मतलब पहला इवेंट खत्म होने के बाद दूसरा इवेंट शुरू हो रहा है और उसमें थोड़ा सा टाइम गैप है। जैसे हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल नंबर 1 में देखा था, उसमें पहले इवेंट के तुरंत बाद दूसरा इवेंट हो रहा था। ठीक है, उस केस में हम क्या कर रहे थे? प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम गैप है। आपको जैसे पता चल जाएगा अभी, सी फिनिश्ड हर वर्क सी वेंट होम। उसने अपना काम खत्म किया और वह क्या, उसके बाद वह घर चली गई। तो ऐसा तो है नहीं, आप में से अगर कोई ऑफिस जॉब वगैरह कुछ भी करता होगा, तो ऐसा तो है नहीं आप काम कर रहे हैं, जैसे ही काम खत्म हुआ पटका और तुरंत उठ के चले गए, ऐसा तो नहीं करते ना। आराम से सामान पैक किया, सब कुछ किया, मतलब थोड़ा सा टाइम गैप होता है बीच में। ठीक है, और अपना घर आ गए। तो उसने अपना काम खत्म किया, वह घर चली गई। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो
पहले सेंटेंस की वर्ब है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के केस में क्या कर रहे थे, आईएनजी का प्रयोग कर रहे थे। इसमें क्या करेंगे, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग करेंगे। हैविंग फिनिश्ड हर वर्क सी वेंट होम, इस सब्जेक्ट को एलिमिनेट कर देंगे और दूसरे वाले सब्जेक्ट को एज इट इज रखेंगे। हैविंग फिनिश्ड हर वर्क सी वेंट होम, अपना काम खत्म करके वह घर चली गई। ठीक है, बात समझ में आई। फिर से एक बार बता देता हूँ, पहले सेंटेंस की जो वर्ब है उसको किसमें चेंज कर देंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हैविंग फिनिश्ड हर वर्क सी वेंट होम। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, द लायन वाज कॉट इन द नेट ही स्ट्रगल टू एस्केप। लायन जो है, जो सेब जो है, उसको जाल में पकड़ लिया गया। ठीक है, और उसने भागने के लिए संघर्ष किया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो ये जो सेंटेंस है ये क्या है, ये पैसिव वॉइस में। तो इस केस में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह क्या यूज करेंगे, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग बीन कॉट इन द नेट, हैविंग बीन कॉट इन, ये जो वॉच कॉट है इसको हमने क्या किया, हैविंग बीन कॉट इन द नेट द लॉयन, की जगह जो मेन सब्जेक्ट है हमेशा उसी को रखते हैं। प्रोनाउन है, जैसे इस केस में दोनों ही प्रोनाउन थे तो हमने यूज कर लिया, लेकिन अगर आपके पास सब्जेक्ट दिया हुआ है, नाउन दिया हुआ है, तो हम नाउन को ही यूज करेंगे। हैविंग बीन कॉट इन द नेट द लायन स्ट्रगल्ड हार्ड टू एस्केप। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो एक एक्सरसाइज देखते हैं आप में से कितने लोग होशियार हो गए हैं। दे सॉ द फ्लेम्स दे वेंट टुवर्ड्स अ बर्निंग हाउस, उन्होंने फ्लेम्स, आग की लपटें देखी और वो जलते हुए घर की तरफ भागे। तो जैसे ही लपटें देखी वो तुरंत भागे, है ना, बचाने के लिए। ऐसा थोड़ी है इंतजार करेंगे, सोच विचार करेंगे। तो इस केस में ऑब्वियस है, अंडरस्टूड है कि वो तुरंत ही भागे होंगे। तो हमने क्या किया, हमने पहला रूल लिखा था, इसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट जो है वो आपका सेम है, तो इस वाले दे को एलिमिनेट कर देंगे और सॉ का क्या कर देंगे, सीइंग। सीइंग द फ्लेम्स दे वेंट टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस। पहला सेंटेंस क्लियर है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। उज्जवल वॉज हंग्री ही टुक हिज फूड, उज्जवल जो था वो भूखा था, उसने अपना खाना लिया। तो इस इवेंट के परिणाम स्वरूप ये वाला हो रहा है, वो भूखा था इसीलिए तो उसने खाना लिया ना, यही चीज़ है ना। तो इस केस में हमने क्या लिखा था, जो ये वॉज है इसको हम क्या कर देंगे, बीइंग कर देंगे। ये उज्जवल हटा देंगे और उज्जवल यहाँ पे आ जाएगा ही की जगह। बीइंग हंग्री उज्जवल टुक हिज फूड, भूखा होने के कारण उज्जवल ने अपना खाना लिया। आगे देखते हैं। साइना लॉस्ट हर मैच सी वॉज डिसअपॉइंटेड, साइना जो है वो अपना मैच हार गई और वो कैसी थी, डिसअपॉइंटेड थी, निराश थी। तो देखो इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो लॉस्ट है साइना तो हटा देंगे, ये सी की जगह आ जाएगा। ठीक है, ये तो हम सिंपल सेंटेंस में हर जगह करेंगे, पहले सब्जेक्ट को एलिमिनेट करेंगे और दूसरा जो सब्जेक्ट है उसको रखेंगे। ठीक है, अब देखो लॉस्ट का क्या हो जाएगा, हैविंग लॉस्ट। हैविंग लॉस्ट, यहाँ पे हमने परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया। हैविंग लॉस्ट हर मैच साइना वॉज डिसअपॉइंटेड। यहाँ पे देखो आप ये भी कर सकते हो, लूजिंग हर मैच, दोनों केस सही है। ठीक है, तुरंत भी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। लूजिंग हर मैच साइना वॉज डिसअपॉइंटेड, हैविंग लॉस्ट की जगह लूजिंग का प्रयोग भी कर सकते हो। आगे देखते हैं नेक्स्ट है, अ मैन वॉज क्राइंग फॉर हेल्प ही वॉज इंजर्ड। ठीक है, तो इसमें जो इंसान है वो मदद के लिए क्यों चिल्ला रहा था, क्योंकि वह इंजर्ड था, वह चोटिल था, है ना, जख्मी था। तो यहाँ पे इस ये वाला सेंटेंस है, इसके परिणाम स्वरूप ये हो रहा है, मतलब ये उल्टा लिख दिया, ये वाला जो है वो पहले आएगा। तो यहाँ पे वॉज को किसमें चेंज कर देंगे, बीइंग में। बीइंग इंजर्ड अ मैन वॉज क्राइंग फॉर हेल्प, सही हो गया। फिफ्थ है, वाना प्रताप ड्रू हिज स्वॉर्ड ही अटैक्ड हिज एनिमी। वाना प्रताप ने अपनी तलवार निकाली और उन्होंने अपने एनिमी शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो इस केस में देखो क्या होगा, अब देखो फिर से वही चीज हो गई, ये सब्जेक्ट एलिमिनेट होकर कहाँ पहुंच जाएगा, ही की जगह यहाँ आ गया, राइट। ड्रू का क्या हो जाएगा, हैविंग बॉर्न, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग बॉर्न हिज स्वॉर्ड वाना प्रताप अटैक्ट, ये अटैक्स लग गया, अटैक्ट होगा। ठीक है, अटैक्ट हिज एनिमी। आगे देखते हैं, टर्न टू द राइट यू विल सी द क्लॉक टॉवर। जैसे ही मुड़ोगे दाएं तुम्हें तुरंत क्लॉक टॉवर दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टर्न का क्या हो जाएगा, टर्निंग। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो ऑब्वियस है, ठीक है, वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे यू ही सब्जेक्ट है। तुम जब दाएं मुड़ोगे तभी तुम्हें क्लॉक टॉवर जो है वो दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे दोनों जगह क्या है, यू है। तो टर्निंग टू द राइट यू विल सी द क्लॉक टॉवर, राइट, इतना सही है। अब देखो आगे देखो सेवंथ, अ टाइगर वॉज हंग्री। इसमें देखो तीन सेंटेंस है, अ टाइगर वॉज हंग्री ही किल्ड अ ब्लॉक द ब्लॉक वॉज हेफ्टी। अब देखो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, इस सेंटेंस में आपको देखो, इसमें पहला जो सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस है इसको मर्ज करेंगे और तीसरे को कैसे मर्ज करेंगे, ये देखो हमने एक रूल पढ़ा था अभी, जब हो क्या रहा हो, इसमें हमें एक पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है, ब्लॉक कैसा था, हैफ्टी था। ठीक है, तो इसको हम इसके एडजेक्टिव की तरह प्रयोग कर लेंगे, ही किल्ड अ हैफ्टी ब्लॉक। ये तो यहाँ पे आ जाएगा, ये जो हैफ्टी है ये पूरा हट जाएगा, ही किल्ड अ हैफ्टी ब्लॉक। ठीक है, उसने एक हैफ्टी माने क्या होता है, भारी। ठीक है, उसने एक भारी जो ब्लॉक था उसे मारा, तो हैफ्टी तो यहाँ पे आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, अब आपके पास कितने बचे, दो सेंटेंस। तो अ टाइगर वॉज हंग्री ही किल्ड अ हैफ्टी ब्लॉक, तो ये टाइगर हट जाएगा, इसकी जगह ही की जगह क्या आ जाएगा, टाइगर आ जाएगा। तो ये टाइगर यहाँ से हट गया, वॉच का क्या हो जाएगा, बीइंग। बीइंग हंग्री अ टाइगर किल्ड अ हैफ्टी ब्लॉक। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है,
A hungry fox saw some bunches of grapes. They were hanging from a vine. एक हंग्री फॉक्स थी, भूखी लोमड़ी थी, उसने क्या देखे, कुछ अंगूर देखे और वो कहाँ से लटक रहे थे, एक वाइन से लटक रहे थे। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम सीधे सीधे यहाँ से इस सेंटेंस को जोड़ देंगे। ये भी हमने अभी रूल पढ़ा था, अ हंग्री फॉक्स सॉ सम। देखो इसमें हमने पढ़ा था जब दूसरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह प्रयोग हो रहा हो तो हम सीधे सीधे जो पार्टिसिपल फॉर्म होती है वहां से सेंटेंस को जोड़ देते हैं। अभी हमने रूल पढ़ा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हंग्री फॉक्स ने देखे क्या, कुछ अंगूर देखे, तो दे यहाँ पे किसके लिए प्रयोग हुआ है, इन अंगूरों के लिए हुआ है। दे वर हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, कौन लटक रहे थे, ये अंगूर ही तो लटक रहे थे। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे इसको हटा देंगे और सेंटेंस को ऐसे जोड़ देंगे, अ हंग्री फॉक्स सॉ सम बंचेज ऑफ ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन। ठीक है, अ हंग्री फॉक्स सॉ सम बंचेज ऑफ ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखो, बेवजेस लॉस्ट हिज टेक्स्ट बुक, ही सर्च्ड फॉर इट। तो सिंपल क्या हो जाएगा, देखो बेवजेस ने अपनी टेक्स्ट बुक खो दी और वो इसको ढूंढ रहा था। तो बेवजेस क्या ढूंढ रहा था, अपनी खोई हुई टेक्स्ट बुक ढूंढ रहा था। बेवजेस सर्च फॉर हिज लॉस्ट टेक्स्ट बुक। तो लॉस्ट को हमने ये जो टेक्स्ट बुक है इसके एडजेक्टिव की तरह यूज कर लिया यहाँ पे। ठीक है, टेक्स्ट बुक क्या है, नाउन है, इसके एडजेक्टिव की तरह हमने लॉस्ट का प्रयोग कर लिया। टेक्स्ट बुक कैसी, खोई हुई। 10th है, दे वर ब्लाइंडेड बाई अ डस्ट स्टॉर्म, दे फेल इनटू डिसऑर्डर। So why they fell into disorder? Because they were blinded by a dust storm. तो ये जो इवेंट हो रहा है वो इसके परिणाम स्वरूप हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, वर्ग का क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा। बीइंग ब्लाइंडेड बाई अ डस्ट स्टॉर्म, ये जो सब्जेक्ट है ये हट जाएगा, ये वाला रहेगा। बीइंग ब्लाइंडेड बाई अ डस्ट स्टॉर्म दे फेल इनटू डिसऑर्डर। राइट, आगे देखो 11th है, ही वॉज डिसीव्ड बाई हिज फ्रेंड्स, ही लॉस्ट ऑल होप। तो इसमें भी ही हट जाएगा और वॉज का क्या हो जाएगा, बीइंग। बीइंग डिसीव्ड बाई हिज फ्रेंड्स ही लॉस्ट ऑल होप। आगे देखो 12th है, My servant fell ill. He remained in bed for 50 days. He died. 3 सेंटेंस है। देखो अभी जो सिंथेसिस है वो लंबा टॉपिक है। अभी मैंने इसकी एक क्लास ली है, आगे मैं और भी क्लास लूंगा। करीब 10 से 12 क्लास लगेंगी। 10 से 12 क्लास में पूरा सिंथेसिस खत्म हो जाएगा। और ऐसी छोटी छोटी क्लास होंगी लेकिन टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया ना, आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप पेशेंस बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको जो सिंथेसिस है और ट्रांसफॉर्मेशन है वो अच्छे से आपको पूरा पढ़ने को मिलेगा इस चैनल पे। आगे देखते हैं, माई सर्वेंट फेल इल, ही रिमेन्ड इन बेड फॉर 50 डेज, ही डाइड। 3 सेंटेंस है। ठीक है, पहला है माई सर्वेंट फेल इल, मेरा सर्वेंट जो है वो बीमार पड़ गया, वो बेड में रहा 50 दिन तक और उसके बाद क्या हुआ, वो मर गया। तो इसमें हम सारे रूल्स का प्रयोग कर लेंगे जो भी होते हैं। पहला जो है, देखो सब में क्या है, सब में सब्जेक्ट सेम है। माई सर्वेंट, ही माई सर्वेंट को रेफर कर रहा है, ये वाला भी ही भी। तो इन दोनों जो सब्जेक्ट है इसको एलिमिनेट कर देंगे, आखिरी वाले को रखेंगे। अब देखते हैं, हैविंग फॉलन इल एंड रिमेनिंग इन। देखो इसको हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया और इसको जो परफेक्ट होता है उसको वो बना दिया, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जो है फैल है, फैल का क्या कर दिया, हैविंग फॉलन इल, और दूसरा रिमेन का क्या कर दिया, रिमेनिंग। हैविंग फॉलन इल एंड रिमेनिंग इन बेड फॉर 50 डेज माई सर्वेंट, ये गलत लिख गया यहाँ पे, माई सर्वेंट डाइड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा, माई सर्वेंट डाइड। ठीक है, बीमार पड़ने के कारण और बेड में 50 दिन तक रहने के बाद मेरा सर्वेंट जो है वो मर गया। तो ये यहाँ पे बनेगा इस तरह से। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, हैविंग फॉलन इल एंड हैविंग रिमेन्ड इन बेड, दोनों जगह आप परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज भी कर सकते हैं। तो ये जो है इस तरह से ये एक्सरसाइज जो है आज खत्म हुई, जो हमने देखी सिंपल सेंटेंस के ऊपर। ऐसा नहीं है सिंपल सेंटेंस खत्म हो गया, अभी और भी बहुत तरीके होते हैं। ठीक है, बाकी की जो 3-4 क्लास में अभी हम सिंपल सेंटेंस को कंटिन्यू रखेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।